हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, ई कॉमर्स के इस दौर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है। तमाम सारी नो कॉस्ट ईएमआई की स्कीम दी जाती है। आप आज प्रोडक्ट खरीदिए, 6 महीने तक की ईएमआई आपको देनी, जिसमें कि आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। और ऐसे में आप एक निश्चित समय अवधि के लिए उतने पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो चीज आपकी पहुंच से बाहर है वो भी आप समय पर खरीद लेते हैं और फिर आराम से किश्तों के थ्रू वो पैसे जमा करते जाते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड का उपयोग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आंकड़े की माने तो 2024 में पिछले वर्ष के मुकाबले 20% ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड में देखी गई हैं। तो ऐसे में अब हर कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक स्कैम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आज मैं, जिसमें कि दोनों ही तरह के लोगों को साइबर अपराधियों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है। तो जामताड़ा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के नाम पर लोगों के साथ में लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे। किस तरह से धोखाधड़ी करते थे? आजकल बहुत सारे नवयुवक होते हैं, जॉब करने जाते हैं, अचानक से उनको लगता है कि हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और ऐसे में किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर चल रहे या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या एसएमएस या व्हाट्सएप की मार्केटिंग के थ्रू आए हुए लिंक पर, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाएगा, ऐसे केसेस में हम वहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सामने से आपको स्कैमर्स जो है अप्रोच करते हैं और वो आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं या फिर एक कोई एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिसको कि आपको उस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद हम क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और ऐसे में ये साइबर अपराधी जिनको जामताड़ा से गिरफ्तार किया है, उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, ऐप इंस्टॉल कराने के बाद लोगों के बैंक अकाउंट साफ कर दिए जाते थे। तो ये तो हुआ एक तरह का स्कैम, जिसमें कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो बनवाना चाहता है। तो इस तरह के अनऑथराइज्ड विज्ञापन, जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई मोबाइल ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए कहा जाए, या किसी भी तरह की ऐसी फिशिंग लिंक्स भेज करके जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाए, आपके बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए कहा जाए, तो उससे आपको बच के रहना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट कार्ड तो नहीं आएगा, क्रेडिट कार्ड पे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है जिसमें सैलरी आ रही है, वहां से पैसे जरूर साफ हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साइबर अपराधी इतने शातिर होते हैं कि अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भी हैं तो भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, जो कि आप उनकी ऐप के थ्रू अपलोड करने वाले हैं, उससे आपके नाम पर लोन निकलवाते हैं और उसके बाद उस पैसे की ठगी कर लेते हैं। बाद में आपको ईएमआई भरनी पड़ती है, तो आपके साथ एक लंबा चौड़ा स्कैम हो जाता है। अब बढ़ते हैं इससे जुड़े दूसरे स्कैम की तरफ। क्रेडिट कार्ड है तो रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात हमेशा होती रहेगी। तो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम कराने के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जहां पर साइबर अपराधियों को पता होता है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं। अब उनको कैसे पता है? ये कोई राज तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग पार्टनर्स के द्वारा ही कहीं ना कहीं डेटा को लीक किया जाता है, या हैकिंग के माध्यम से भी इस तरह का डेटा निकाला जाता है कि किस क्रेडिट कार्ड किस नंबर के अगेंस्ट में कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स इकट्ठा है। तो यहां पर क्या होता है, मेरे एक मित्र को सामने से कॉल आता है, उनको बताया जाता है कि आपके आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड में इतना रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा है, तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो पहले तो कॉल आई, जिससे कि उनके दिमाग में डाला गया कि हाँ, कोई रिवॉर्ड पॉइंट है जो कि एक्सपायर हो सकता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, उनको एक एसएमएस डाला जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हारे 7800 पॉइंट जो है वो आज एक्सपायर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बिफोर इट एक्सपायर्स आप इसको कैश कर लें, इनकैश कर लें, और उसके लिए क्लिक करें inrwd.site/rb। ठीक है। तो यहां पर वैसे तो एसएमएस देख करके आप समझ सकते हो कि ये PRTTHA से आ रहा है, नीचे प्रथम क्रिएशन का नाम लिखा हुआ है, फिर भी यहां पर लापरवाही से इस लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक आरबीएल की ऐप इंस्टॉल हो जाती है। हूबहू आरबीएल से मिलती जुलती ऐप जो है वो उनके फोन में इंस्टॉल हो जाती है। बेसिकली ये एक एपीके फाइल है। अगर आप ये एपीके फाइल देखेंगे तो ये है rb-rewards.apk, और ये एपीके फाइल हमेशा बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे कई वीडियो में आपको बताता आया हूं कि एपीके फाइल को डाउनलोड करने से पहले ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, क्योंकि आरबीएल की जो ऐप है वो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे मौजूद है। तो अगर आरबीएल की ऐप से ही जाकर के आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने थे तो वो आपको आरबीएल की ऐप से कर लेना चाहिए था, और आरबीएल की ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाकर के आरबीएल की ऐप को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उनसे गलती ये हुई कि उनको ये लगा कि ये आरबीएल की कोई रिवॉर्ड के लिए अलग से जो है एपीके फाइल है, अलग से एप्लीकेशन है। उन्होंने इस पर क्लिक किया। इंस्टॉल करने के बाद इनसे कुछ जानकारियां ली गई। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड का नंबर लिया गया, उसके बाद इनके डेट ऑफ बर्थ और साथ में इनका
नाम पूछा गया। इसके अलावा ना तो सीवीवी के बारे में कोई जानकारी मांगी गई, ना तो एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी की कोई जानकारी मांगी गई। सिर्फ 3 जानकारियां मांगी गई और उसके बाद रात को 9:07 पर 1,01,000 रुपए किसी ड्राइव ट्रैक प्लस क्रेडिट में जाकर के पैसे इनके खाते से निकाल करके वहां पर ट्रांसफर हो गए। और मजे की बात यह है कि इन भाई साहब ने अपने आरबीएल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ऑफ कर रखा। ये एक फीचर होता है, सेफ्टी फीचर होता है। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑफ होती हैं। आपको क्या करना पड़ता है, उस ऐप में जाकर के पहले तो उस कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके बाद आरबीएल की ऐप हो या कोटक की किसी भी बैंक की हो, आजकल सबने फीचर देना शुरू कर दिया है, वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में भी, कैश अमाउंट है उसके बारे में भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं, उसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर ऑफ है तो किसी भी तरह से आपका कार्ड कहीं भी स्वाइप नहीं होगा। लेकिन इनके केस में साइबर अपराधियों ने बहुत ही चालाकी से इनके मोबाइल का एक्सेस लेने के बाद, चूंकि एपीके डाउनलोड की थी और एपीके डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल का एक्सेस एक तरीके से उस ऐप के पास चला जाता है, वो आपकी स्क्रीन देख सकते हैं। तो ऐसे में साइबर अपराधियों ने क्या किया, उनके जो ऐप है एक्चुअल ऐप में जाकर के उनकी ट्रांजैक्शंस को ऑन किया। ऑन करने के समय ओटीपी भी आया, वो ओटीपी भी उन्होंने रीड किया और रीड करने के बाद उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन किया और ऑन करने के बाद 1,01,000 रुपए की चपत आरबीएल बैंक से लग गई। अब आप पूछेंगे कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है। जब उनको सुध हुई, हालांकि जैसे ही पैसे कटे उनके पास मैसेज आया, मैसेज आने के बाद उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उनको पता चला कि उनके बैंक खाते से पैसे कट चुके हैं। वो उस समय जब ये ओटीपी, अच्छा यहां पर गलती क्या हुई, जब उनके पास ओटीपी आई थी कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन कर दिया गया है, उस समय वो अपनी ऐप पर लॉगिन कर रहे थे, यानी कि अपना जो आरबीएल का एक्चुअल ऐप था जो वहां पर लॉगिन करके ऑफ ऑन करने की सेटिंग तक जा रहे थे। मतलब वो हड़बड़ी का दौर था कि मैसेज आने के और ट्रांजैक्शन ऑन करने के 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही पैसे कट गए। यानी कि आप उस समय दिमाग में लगा नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, मेरी ट्रांजैक्शन ऑन हुई है, ओटीपी आया है, मैं अभी सडनली क्या करूं। आप सीधे क्या करोगे, आप वो भी यही किया उन्होंने, वो आरबीएल की उस ऐप में गए, वहां जाकर के जब वो अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए पहुंच रहे थे तब तक तो पैसे कट चुके थे। ये 21/10/2024 की घटना है, अभी की घटना नहीं है। रात को 9:07 पर 9:07 पर पैसे कटे और ठीक 9:20, 9:21, 9:23, 9:37, 9:40, 9:43 और 9:54 करीब करीब 7 से 8 ट्रांजैक्शन के तहत ये सारा का सारा पैसा उस अकाउंट से, अच्छा वो अकाउंट जहां पैसे गए थे वो कोई एक वॉलेट चलाने वाली कंपनी है जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो पहले यहां से पैसे उस वॉलेट में लिए गए और उसके बाद इन 7 अलग अलग जगहों पर, जैसे कि एचपी सर्विस सेंटर औरंगपुर, राय फ्रेट करियर्स, एचपी ऑल हीरा फिलिंग स्टेशन, इस तरह के एडॉक रविशंकर फिलिंग स्टेशन, इस तरह के जो अलग अलग स्टेशन हैं, यहां पर जाकर के कहीं 26,500 की, तो कहीं 25,000 की, कहीं 20,000 की, कहीं 10,000 की, कहीं 9,400 की, कहीं 40,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली गई। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि 9:07 पर उनके साथ घटना घटती है, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर वो आरबीएल को रिपोर्ट करते हैं। आरबीएल बकायदा उनके क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट करता है ताकि इनके साथ फर्दर स्कैम ना हो सके। बावजूद इसके आरबीएल अक्षम होता है, आरबीएल उस ट्रांजैक्शन को नहीं रोक पाता है। यानी कि वो जो 1,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, 9/7 पर ट्रांजैक्शन हुई, विद इन 5 मिनट 10 मिनट, जहां पर आरबीआई क्लेम करता है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो पैसे वापस आ जाएंगे, दिस एंड दैट, बट यहां विद इन 10 मिनट्स ही रिपोर्ट करने के बाद भी वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाती है, उस कार्ड पे चली जाती है जो वॉलेट वाला कार्ड है, वहां से भी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर, जबकि पहला ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो वहां से 9:20 पर होता है। 9:20 से 9:54 तक 6-7 ट्रांजैक्शन के तहत वो सारा पैसा वहां से निकल जाता है और उसके बाद से लेके आज तक पिछले 3-4 महीने से ये घूम रहे हैं। आरबीएल, पुलिस, साइबर कंप्लेंट सब कुछ कर दिया, सेम डे साइबर कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन आज तक ये पैसा रिकवर नहीं हुआ है। आमतौर पर ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें 3 तरह की गलतियां देखी जाती हैं। पहली गलती है कि हो सकता है आपने गलती की है, अगर आपने गलती की है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा वापस नहीं आता है। दूसरा होता है कि बैंक की फॉल्ट हो और तीसरा हो थर्ड पार्टी जैसे कि वीजा, मास्टर पे, इनकी कोई गलती हो। तो इन तीनों ही केसेस में ये जो बैंक्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। उनकी पहली कोशिश ये होती है, जब भी आप उनको रिपोर्ट करते हो तो उनकी पहली कोशिश होती है आपसे ये निकलवाना कि गलती आपने की है। अब आप बताइए, एक बैंक है जिसको हमने जिम्मेदारी दे रखी है, हमने एक कार्ड ले रखा है, हमने
उससे लोन ले रखा है या हम उसके खातेदार हैं, हम वहां पैसे जमा करते हैं, हम सोचते हैं कि वहां पर पैसा सेफ रहेगा, लेकिन बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। मान लीजिए मुझसे मिस्टेक हो भी गई, लेकिन मैं विद इन 5 मिनट आपको रिपोर्ट तो कर रहा हूं, आप उसको रोक नहीं सकते पैसों को, आप बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकते कि ठीक है ट्रांजेक्शन हो गई है, अब इसको हम अपने एंड से जो रिसीविंग एंड है वहां पर हम इसको होल्ड कर दें। भाई आपस में इतना सामंजस्य भी नहीं है बैंकों में, या जो ये भी सब वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें। तो यहां पर यही होता है कि बैंक जो होती है ना वो जुट जाती हैं आपकी गलती को खंगालने में। शुरुआत से लेकर आखिरी तक वो यही कोशिश होती है उनकी कि आप ये कह दो कि हाँ गलती से मैंने ओटीपी दे दिया था, गलती से मेरा फोन हैक हो गया था, मैंने फला लिंक पे क्लिक कर दिया था। क्योंकि ऐसे में बैंकें क्या होती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। क्योंकि जो दूसरा और तीसरा हिस्सा है, अगर बैंक का फॉल्ट है, बिना ओटीपी के पैसे चले गए, जैसा मेरे साथ हुआ था। मेरा एसबीआई कार्ड, मैं उस दिन कनाडा में बैठा हुआ था, मेरा कार्ड जो है वो यूएसए में स्वाइप हो गया, और उसमें किसी वेटनरी कोई शॉप थी वहां पर वो कार्ड स्वाइप हुआ था, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई ओटीपी नहीं, कोई फोन हैक नहीं। मैंने इमीडिएटली कॉल किया, एसबीआई ने ट्रांजेक्शन को होल्ड किया, 30,000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी, और मेरा कार्ड ब्लॉक करके मुझे नया कार्ड तीसरे दिन इश्यू करके दे दिया। तो उस केस में क्या था, बिकॉज ओटीपी मेरे फोन में नहीं आया था। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये देखा जाएगा कि बैंकें क्या करती है, पल्ला झाड़ लेती है, वो बोल देती है कि नहीं नहीं वो तो आपकी गलती है, भले ही आपका फोन हैक हुआ था। तो ये एक साइबर क्राइम है। आप जाओ साइबर क्राइम के पास में या पुलिस के पास जाओ, वहां जाकर के जो कंप्लेंट दायर करो, फिर वो पकड़ेंगे, लेकिन हम तो पैसा लेंगे। और ऐसा इनके साथ भी हो रहा है, इनसे भी ईएमआई की डिमांड की जा रही है। जो भी 1,01,000 रुपए कटे थे, ऐसा इन्होंने आरबीएल को कई बार कहा, कई बार लिखा कि भैया मैं तो, मेरी गलती से नहीं हुआ है, मेरा फोन हैक हो गया था और मैंने आपको टाइमली रिपोर्ट भी कर दिया था। बावजूद इसके आरबीएल आज भी इनसे पैसे मांग रहा है। अब नियम कायदे कुछ भी हो, विज्ञापन में कुछ भी आता हो, लेकिन अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, खासकर इस मामले में जहां पर आपके साथ साइबर अपराध हुआ हो, जहां पर साइबर अपराधी आपको शिकार बना करके, समहाउ हैक करके, या आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उसको इंस्टॉल करा करके, या किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से अगर आपका ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं, तो ये मान के चलो आरबीआई के सारे नियम साइड में रखे रह जाएंगे और आपके पैसों की रिकवरी नहीं होती है। हालांकि अभी भी मैंने उनको यही सलाह दी है कि अगर ऐसा कोई केस है तो आप आरबीआई के पास जरूर जाएं, आरबीआई ओम्बड्समैन में लिखें, और सारा जो भी आप कुछ कर रहे हो, इसमें बैंक के साथ जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो रिटर्न में करें, लिख करके उनसे जवाब लें। जैसे कि उनके पास जवाब आ चुका है, बैंक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, बैंक ने बता दिया है कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपका फॉल्ट है, आपने ही ओटीपी दिया था, आपने ओटीपी इस तारीख को इतने बजे ट्रिगर किया, वो ओटीपी आपके फोन में आया, आपने ही आगे ओटीपी किसी को दिया या खुद इस्तेमाल किया, और अब आप जो कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने तो कुछ इसमें किया ही नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा जब भी ट्रांजेक्शन होती है उसके बाद उसके नीचे एक लिख करके आता है कि नॉट यू, और उसके बाद फिर एक लिंक दी होती है, वहां पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसा भी करने के बाद भी मैंने कई सारे केसेस देखे हैं कि अब तक पैसा वापस नहीं आया है। फिर भी मैं यही कहूंगा, लक है, अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको नॉट यू वाले पे जाकर के रिपोर्ट करना है, फिर कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कीजिए। जिस बैंक का भी, अब मान लीजिए आरबीएल बैंक का है तो बैंक को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बैंक का जो कार्ड है उसके कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उम्मीद आप समझ चुके होंगे दोनों ही केसेस में, चाहे आप नया कार्ड अप्लाई कर रहे हो, या रिवॉर्ड पॉइंट को रिडेम्पशन कराना हो, या केवाईसी अपडेट कराना हो, या आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, नया कार्ड देने वाले हम, अब वो वीजा से नहीं आएगा, रुपए से आएगा, फलाना ढिमका, तमाम तरह की स्कीम्स बता करके, या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना हो, ऐसे कई पैतरे होते हैं जिससे कि साइबर अपराधी आपको अपने झांसे में लेने का प्रयास करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, या तो आप खुद उनको ओटीपी बता दो, या फिर समहाउ वो आपके फोन को हैक करके, आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल करके आपके सारे ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको बच के रहना है। अगर आपके साथ इस तरह कोई अपराध हो जाता है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 1930 साइबर पोर्टल है उस पर रिपोर्ट कीजिए, cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट कीजिए, और ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं आप ये इमीडिएटली कीजिए, और बैंक को भी इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। लक होगा तो पैसे मिल जाएंगे। बाकी तो देखो, मैंने अभी तक जो भी केस स्टडी मेरे सामने आए हैं, बहुत ही कम रेशियो होता है जिसमें लोगों के पैसे आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।